हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के इस बेहतरीन सेशन में आप लोग जानने वाले हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि चैप्टर 1 चल रहा है उसका पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा ब्रिटिशर्स का मेंटेलिटी क्या था टूवर्ड्स टेकिंग देयर कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। बट शुरू करने से पहले एज ऑलवेज थोड़ा सा हम लोग रिकैप देख लेते हैं। In which of the following acts the designation of governor of Bengal was changed to governor general of Bengal? कौन से एक्ट में किया गया? ये किया गया, कलर चेंज कर देता हूं मैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और कौन थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट चेंज्ड occurred in 1774 regarding the judicial system in India? 1774 में जुडिशियल सिस्टम में कौन सा बड़ा सा चेंज लाया गया? ठीक है, आपको पता है क्या किया गया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा विथ ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अंडर हुज डायरेक्ट कंट्रोल डिड इंडियन अफेयर्स कम इन द पिट्स इंडिया एक्ट 1784? क्या होगा ये? ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द न्यू बॉडी कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज फॉर्म्ड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बनाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाया गया। ठीक है। व्हाट न्यू पावर वाज गिवन टू द गवर्नर जनरल अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793? ठीक है, द पावर टू अपॉइंट द कमांडर इन चीफ क्या है? द पावर टू ओवरराइड हिज काउंसिल्स डिसीजन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। व्हिच प्रेसिडेंसीज केम अंडर मोर कंट्रोल ऑफ द, केम अंडर द होने से ही हो जाता, या फिर मोर मान लो कि पहले शायद गवर्नर जनरल उस पर थोड़ा सा देख रेख करते थे, अभी डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। ठीक है, अंडर द एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो क्या है? बॉम्बे एंड मद्रास, जिनको सबऑर्डिनेट भी बना दिया गया। हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793? कहां से पे किया जाएगा? आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। व्हिच मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट एंडेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? मोनोपोली एंड कर दिया था, बट कौन सा मोनोपोली एंड नहीं किया गया? ट्रेड इन टी विथ इंडिया, ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों ही रखा गया था। व्हाट सोवरेंटी वाज असर्टेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? कौन सा सोवरेंटी असर्ट किया गया था, बोला गया था कि आज से ये वाला जगह या ये वाला चीज हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारे अंडर आ जाएगा, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। क्या? सोवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज। कंपनीज का जितना भी टेरिटरीज था, ठीक है, जितना भी उनका मूल जो जगह था, वो सारा जगह ब्रिटिश क्राउन के अंडर में डायरेक्टली आएगा। ओके, व्हाट वाज अलाउड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग रिलीजियन? ठीक है, रिलीजियन के सेंस में देखा गया है तो पहली बार कौन सा घटना यहां पे घटा था? ठीक है, क्या हुआ था? हमने देखा क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो रिकैप के बाद चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि मैं रिकैप क्यों करवाता हूं। मैं रिकैप इसलिए करवाता हूं क्योंकि आप लोग घर पे रिकैप नहीं करते हो। मुझे पता है कि आप लोग रिवीजन इतना नहीं करते हो, तो मैंने ये दायित्व भी ले लिया है। मैंने ये सोचा कि क्वेश्चंस का एटलीस्ट रिकैप मैं अपने सेशन में करवाता रहूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। बेसिकली क्या है कि आज के सेशन में हम लोग 2 चार्टर पढ़ने वाले हैं। इनिशियली मैंने आज के सेशन के लिए 4-5 चार्टर्स रखा हुआ था, मैंने सोचा था कि कंप्लीट हो जाएगा, बट जब मैं पीडीएफ या पीपीटी बना रहा था देन मुझे फील हुआ कि नहीं, बहुत ही ज्यादा लंबा डिस्कशन चला जाएगा, तो एक जो मतलब फील गुड फैक्टर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, इसलिए मैंने फिर उसको कम करके 2 ही चार्टर रखा हुआ है। तो एज ऑलवेज हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, इसके पीछे का रीजन जानेंगे, एंड ब्रिटिशर्स का जो मेंटेलिटी था, उनका जो तरीका था, ठीक है, तो वो समझेंगे। ना केवल हम लोग सिर्फ पॉइंट्स को रट्टा मारेंगे एंड उनको याद रखेंगे। ठीक है, आपको पता ही है मेरे सेशन में आपको पूरा का पूरा रीजन हमेशा जानने को मिलेगा, जितना पॉसिबल हो सके मैं यही कोशिश करता हूं। ओके, सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसको और एक नाम से जाना जाता है सेंट हेलिना एक्ट 1833। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि कौन से चार्टर को सेंट हेलिना या हेलिना एक्ट 1833 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833, राइट। अच्छा, अब इसका ये नाम इसलिए दिया गया, देखो जो ब्रिटिशर्स जो थे, या रादर ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन एक सेंटर पोजीशन जैसा था।
सो ब्रिटेन ने वर्ल्ड में अपने बहुत सारे कॉलोनीज बना रखे थे, बहुत सारे देशों पे ब्रिटेन ने राज करा हुआ है, राइट। तो जब राजा या रानी से, या जब जो ब्रिटिश क्राउन है उनके वहां से जो कोई भी ऑर्डर एक निकलता था, तो वो कभी कभार क्या होता था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलोनीज पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि जैसे 5 रूल मैंने बोला, ये पांचों रूल सिर्फ इंडिया पे लागू होगा या सिर्फ सेंट हेलिना पे लागू होगा, ये और भी बहुत सारे जगहों पे और भी बहुत सारे ब्रिटिश के या ब्रिटेन के कॉलोनीज पे लागू हो सकता है। तो यूजुअली क्या होता था कि क्राउन के तरफ से एक पूरा एक्ट या एक पूरा लिस्ट कभी कभार निकाल दिया जाता था, कभी कभार उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव कंट्री के लिए, रेस्पेक्टिव कॉलोनी के लिए भी निकाला जाता था, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक कंबाइंड रेगुलेशंस या एक्ट्स निकाला गया है। ओके, तो यही हुआ कि सेंट हेलिना, आप लोग आज गूगल करके देखना कि सेंट हेलिना बोल के जो जगह है वो कहां पे है। तो सेंट हेलिना बोल के जो ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो वहां पे, वहां के लिए क्राउन के तरफ से कुछ रूल्स, एक्ट्स, कुछ भी निकला, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ना केवल ये सारी चीजें, उस एक्ट में बहुत सारी और भी चीजें लिखी हुई थी जो कि वहां के लिए था, ठीक है। और सिर्फ वहां के लिए नहीं, या मीन सिर्फ सेंट हेलिना के लिए नहीं, ये इंडिया पे भी लागू होना था। बट अभी हम लोग वही सारी रूल्स और वही सारे एक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो सिर्फ इंडिया के लिए मीन करते थे, ठीक है। उस एक्ट में बहुत सारी चीजों का वर्णन है, ठीक है, बट हम लोगों ने सिर्फ वही सारी चीजें पिकअप की है सो दैट मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊं जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, राइट। सो चलिए डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग मैंने समझा दिया था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे सारा जो पावर है वो एक्युमुलेट होगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि 2-3 जगहों में जो पावर है वो बटा हुआ रहेगा, भले ही वो सबऑर्डिनेट हो, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल यहीं पे है, इसका एक एग्जांपल आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, यानी जितना भी बचा कुचा पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी, या जिसको अभी ब्रिटिश कंट्रोल में अपने ऑलमोस्ट ला चुकी थी या लाने ही वाली थी, ठीक है। तो जितना भी पावर था ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है, जो कि देश के छोटे छोटे जगहों पे या कुछ बड़े बड़े प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था, उन सारे पावर्स को एक्युमुलेट करके अभी बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कोलकाता में वो लोग लेके आ चुके थे। यहां से अभी सब कुछ कंट्रोल होने वाला था। क्यों? देखो, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इनको सबऑर्डिनेट करके रखा गया था बिकॉज उस टाइम पे मुगल्स भी थे, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा थोड़ा वीक हो रहे थे मुगल्स भी थे, मराठास, निजाम्स, वो लोग भी थे, ठीक है। अभी क्या है, ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग से हटके थोड़ा रूल करने पे वो लोग फोकस पे आ चुके थे। इसीलिए एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइजेशन, एक पर्टिकुलर जगह जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, उस जगह का जरूरत था। तो एज ऑलवेज दे वर इंटरेस्टेड इन द ईस्टर्न साइड, तो उन्होंने कोलकाता या बंगाल प्रेसिडेंसी को वो वाला जो सेंट्रल पोजीशन है वो दे दिया था। इसीलिए बाकी सारे पावर्स, मद्रास, देन बॉम्बे, या और भी जो छोटे छोटे जगह थे जहां पे ब्रिटिशर्स का जो मतलब पावर फैला हुआ था, वहां से खींच के वो लोग सेंट्रलाइज करके उसको बंगाल प्रेसिडेंसी या कोलकाता में लेके आ चुके थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था सेंट्रलाइजेशन का कारण, ठीक है, क्योंकि मराठास, निजाम्स धीरे धीरे सब लोग ही वीक हो रहे थे। सब में जो राजा की गद्दी किसको मिलेगा, ठीक है, तो वो चलने लग गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा कि अभी हमको सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। ओके, अब क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया, इसी का एक कॉन्सिक्वेंस ये है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो अब देखो, अब क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया है, तो हमको एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा डेजिग्नेशन चाहिए
जिसका रुतबा और भी बड़ा हो, ना केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बट गवर्नर जनरल ऑफ द होल कंट्री, बोला जाए तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका और भी रुतबा हो और भी मतलब पावरफुल हो, तो वो डेजिग्नेशन दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। राइट, समझ में आया ये चीज? ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को शायद इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया। मैं रीजंस फिर से बता देता हूं। इस पे 2-3 रीजंस थे कि पहला रीजन ये था कि पूरे इंडिया में जितने भी राजा सुल्तान जो लोग भी थे, ठीक है, जितने राजाओं का, जितने सुल्तानों का, जितना भी जो भी एम्पायर था फैला हुआ था, वो धीरे धीरे अभी रिड्यूसिंग स्टेट में जा रहा था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर एक राजा या सुल्तान जो भी थे उनके हर एक के वहां पे वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, यानी कौन अभी राजा की गद्दी में बैठेगा, इसको लेके झगड़ा शुरू हो गया था, जंग छिड़ गई थी। तीसरा, ये दोनों चीज तो ब्रिटिशर्स ने नोटिस किया, और तीसरा चीज ये है कि ब्रिटिशर्स अपना मेंटेलिटी ओवरऑल पूरा चेंज करने लग गए थे। ठीक है, नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्टर, आपने देखा इससे पहले के 1-2 चार्टर से ही उन्होंने अपना मेंटेलिटी चेंज कर दिया था, लालच में आके कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना अच्छा पैसा कमा रही है, अभी धीरे धीरे इसको अपने अंडर लाया जाए, और धीरे धीरे उनका ट्रेडिंग से माइंडसेट हटके उनका रूलिंग पे माइंडसेट चला जाने वाला था। ठीक है, इसीलिए ये 2-3 कारण है सेंट्रलाइजेशन करने का। गॉट इट? ओके, तो बट अभी भी फुल फ्लेजेड सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था, इसको हम लोग आगे जानेंगे। चलो, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विथ ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उनके अधीन सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स को दे दिया गया। ठीक है, ऑब्वियसली इनको देना ही था क्योंकि बहुत ही एक पावरफुल पोस्ट है ये। ठीक है, पूरे देश को संभालने वाला बात है। इट डिप्राइव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, इस वर्ड के बारे में। ठीक है, तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये मान लो कि जो लॉ मेकिंग पावर है, लॉ मेकिंग पावर गवर्नर, जो गवर्नर थे बॉम्बे के और मद्रास से, उनसे वो छीन लिया गया था। अब सब कुछ किसके अधीन आ गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। राइट, ओके। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर नोन एज रेगुलेशंस। ठीक है, तो जितने भी लॉज बनाए गए थे उनको रेगुलेशंस बोला गया था, क्योंकि वो लोग रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, अपने देख रेख में रखा हुआ था उन्होंने। बट अभी क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या चाहती थी कि रूल करना, अपने फुल फ्लेजेड कंट्रोल में रखना। इसीलिए व्हाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर नोन एज एक्ट्स। ठीक है, मतलब एकदम रिटन एक्ट, स्टैट्यूटरी एक्ट बना के उनको पेश किया गया। सिर्फ एक रूल, सिर्फ एक रेगुलेशन की तरह से इनको नहीं देखा जाएगा। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप सोचो, हाँ, कि एकदम न्यूट्रल माइंडसेट से आप लोग सोचना कि ब्रिटेन एक छोटा सा जगह, ठीक है, और उसने मतलब पूरे दुनिया में अपने बहुत सारे कॉलोनीज बना के रखे थे। उसने बहुत सारे जगहों पे राज किया है, बहुत सारे देशों पे राज किया है। इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू, ब्रिटेन ने यूएसए तक को अपना कॉलोनी बना के रखा। वो तो बाद में जाके यूएसए को आजाद करना पड़ा क्योंकि बहुत हाई लेवल का रिवोल्यूशन छिड़ गया था वहां पे। ठीक है, तो बट ब्रिटेन ने बहुत राज किया है, बहुत जगहों को अपना कॉलोनी बनाया। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, ब्रिटेन के खुद के भी प्रॉब्लम्स थे, वहां पे भी सिविल वॉर हुआ था। बट क्या है कि ब्रिटेन ने टैकल बहुत सही से किया। ठीक है, बहुत सही से टैकल किया हर चीजों को, और बहुत मतलब दूरदर्शी लोग थे, दूर सोच के कोई भी स्टेप लेते थे। तो यही चीज मैं स्टार्टिंग से भी बता रहा हूं। ठीक है, एंड देन उनका जो कन्विंसिंग पावर था वो बहुत स्ट्रांग था, एंड पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। ठीक है, सो इसीलिए आप लोग भी अपने प्रिपरेशन में पेशेंस रखो, डिमोटिवेट फील मत हो, एंड खुद के अंदर नेगेटिविटी मत लाओ। ठीक है, अच्छा, अभी अगर मैं ये बोलूं कि 1945 तक ऑलमोस्ट सारे कॉलोनीज को ब्रिटेन ने फ्री कर दिया था, आजाद कर दिया था। इसका क्या रीजन हो सकता है? आप लोग वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। तो देखो, जहां तक मुझे फील होता है कि पहला रीजन तो यही है, जो सिंपल मतलब कॉमन सेंस वाला रीजन है
कि बहुत जगहों पे रिवॉल्ट छिड़ गया था, ठीक है, बहुत जगहों पे लोगों ने मतलब रेजिस्टेंस शो किया, बहुत जगहों पे ऑब्जेक्शन शो किया, बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स उभर के आए जो लोग फ्रीडम की मांग करने लग गए। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंडिया में नेवल म्यूटिनी हुआ था, जो चीज आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, वो बहुत बड़ा धक्का था ब्रिटिशर्स के लिए। नेवल म्यूटिनी के बाद उनको लगने लग गया, नेवल म्यूटिनी, नेवल मतलब आपको पता है नेवी, ठीक है, तो जो उनके नेवी के लोग थे वो लोग ही उनके अगेंस्ट हो गए। आप एक चीज समझो, किसी भी देश या किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर उसका डिफेंस ही हो जाए, ठीक है, तब वो गवर्नमेंट कर ही क्या सकता है। तो जैसे ही नेवल म्यूटिनी हुआ वो बहुत बड़ा धक्का था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, एंड उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हमको इनको आजाद कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल को ऐसा होगा कि अभी जैसे डिफेंस अगेंस्ट में होगी, कल को ऐसा हो ही सकता है कि हम लोग जो अपना वाइस रॉय, या फिर आपको वाइस रॉय नाम बाद में मिलेगा यहाँ पे, वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत में हम लोग भेज रहे हैं कि आप कंट्रोल करो, और उनके जो प्रोटेक्टर्स हैं, उनके जो गार्ड्स हैं लो लेवल पे, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के पास अपनी सेना ज्यादा नहीं थी, वो लोग ज्यादा सेना लेके नहीं आए थे, ठीक है, तो इंडियंस ही थे जो थे। तो ये भी पता चलेगा कि इंडियंस काम करने को क्यों राजी हुए थे, ये अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो अभी उन्होंने अगर रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया है, वही अगर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वही हमारे सोल्जर्स ही अगर हमारे अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी वो लोग किसी भी एंगल से अटैक कर सकते हैं। तो हम लोग, हमारे जो ऑफिसर्स टॉप लेवल के भेज रहे हैं, उनको भी वो लोग मार सकते हैं। तो अभी हमको सम्मान पूर्वक इस कंट्री को हमको आजाद कर देना चाहिए। तो सबसे पहला कॉमन सेंस वाला पॉइंट तो ये था, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वगैरह था। नेक्स्ट एक सिंपल सा बेसिक फंडा जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के साथ साथ ब्रिटेन को यह फील होने लग गया कि अभी हमको हमारे इकोनॉमी को, हमारे डिफेंस सेक्टर को स्टेबलाइज करना चाहिए। क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर टू, अब वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर तो एक दो दिन नहीं चलता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में ऑल्दो ब्रिटिश या ब्रिटेन वाज ऑन द विनिंग साइड, बट उनका मैन पावर बहुत लॉस हुआ था, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हुआ था। तो उनको अभी ये लगने लग गया था कि अभी हमको थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना चाहिए एंड हमारे इकोनॉमी एंड डिफेंस को स्टेबलाइज करना चाहिए। अभी हम लोग अगर हमारे कॉलोनीज पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, देन हम लोग खुद पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। एंड सारे कॉलोनीज, मेनली अगर मैं इंडिया की बात करूं, सारे कॉलोनीज ब्रिटेन से इतने पास भी नहीं थे। जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया ब्रिटेन से बहुत दूर था, तो मैनेज करना भी दिक्कत हो रहा था। तो जो पहला रीजन है वो है रेजिस्टेंस, जो दूसरा रीजन है वो है वर्ल्ड वॉर टू का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस था, ठीक है। अब ये दोनों रीजन के चलते जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला कि इंडिया वाज फार अवे फ्रॉम ब्रिटेन, इसीलिए मतलब बहुत फुल फ्लेजेडली मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। ये बात आप लिख के रख दो कि मतलब दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मुझे लगता है कि ऐसा है सच में कि अगर इंडिया का जियोग्राफिकल पोजीशन ब्रिटेन के आसपास का होता तो ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स कभी इंडिया को आजाद नहीं करते, क्योंकि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। आप रिसोर्स वाइज देख लो, डाइवर्सिटी वाइज देख लो, इंडिया में इतना वर्सेटिलिटी है, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में आप देख लो, लो लेबर कॉस्ट देख लो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में ब्रिटिशर्स के हिसाब से इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था। बट जैसा कि मैंने बताया, ये 2-3 रीजंस के कारण ब्रिटिशर्स को इंडिया को आजाद करना पड़ा, ठीक है। ओके, तो इस डिस्कशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। It ended the activities of the East India Company as a commercial body, making it a purely administrative body. इसका मतलब क्या है? देखो, जैसा कि हमने इससे पहले के कुछ प्रीवियस एक्ट्स में ये पढ़ा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पॉलिटिकल फंक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या क्राउन ने अपने अंडर ले लिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको याद होगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल फंक्शंस है, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स एक और स्टेप आगे बढ़ गए। उन्होंने ये बोला कि चलो कमर्शियल जो सेगमेंट है वो भी हमारे अंडर आ जाएगा, अभी हम ही सब कुछ करेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है,
ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल लो, आपको अभी बस इतना करना है कि आपको अटेंडेंस लगाना है, लोगों का पैसा इकट्ठा करना है और पैसा हमको देना है, ठीक है, बस खत्म, बाकी सभी सब कुछ क्राउन के अंडर में जा चुका है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड लॉ मेंबर मैकॉले इन गवर्नर जनरल काउंसिल। ये भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में। मैकॉले बहुत एक इंपॉर्टेंट मेंबर था। ओके, तो एक लॉ मेंबर आ गया था सो दैट जो भी लीगलिटीज है, क्योंकि अभी वो लोग रूल करना चाह रहे थे, तो जो भी लीगलिटीज है क्या ठीक है क्या सही नहीं है, तो वो सारी चीजों पे थोड़ा सा देखरेख एक मैनेज करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन वाज निगेटेड बाय दिस एक्ट। एक्चुअली क्या हुआ था, ओपन कंपटीशन यानी जो अभी आपको एपीएससी यूपीएससी का एग्जाम्स वगैरह दिखता है, उसका नींव यहाँ पे रखा जा रहा था। तो उसके बारे में एक चर्चा हो रही थी कि ऐसा किया जाना चाहिए, बट काउंसिल के जो मेंबर्स थे, काउंसिल के बहुत सारे मेंबर्स ने इसको फिलहाल के लिए होल्ड करने को बोला, इसलिए मना कर दिया गया कि ये अभी नहीं होगा, हम लोग बाद वाले चार्टर में देखेंगे कि अगर किया जाना है तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज नॉट। ओके, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इमिग्रेशंस ऑफ यूरोपियंस एंड एक्वायर प्रॉपर्टी वेर लिफ्टेड। देखो पहले रेस्ट्रिक्शन था कि यूरोपियंस यहाँ पे आके रह सकते हैं, बहुत टाइम तक रह सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर बार पूरा एकदम सेटल हो सकते हैं, ठीक है, ये पहले रेस्ट्रिक्शन था, बट अभी उसको हटा दिया गया। तो अभी देखो अभी साल कौन सा चल रहा है, 1833 चल रहा है। तो अगर 1833 चल रहा है, देखो अब ऐसा तो जब ये चार्टर बन रहा था तब थोड़ी ना पता है कि 1947 को इंडिया को आजाद करना पड़ेगा। अब तो उनको ये लग रहा था कि हम लंबा राज करने वाले हैं, ठीक है, तो अगर पूरा लंबा राज करेंगे, इंडिया अपना ही है, अपना ही कॉलोनी है, तो आराम से वहां पे एकदम सेटल हो जाते हैं। आपको अगर कोई नया जॉब मिलता है ना, आपको अगर ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे अभी 20 साल यहीं पे रहना है, 10 साल यहीं पे रहना है, तो मतलब हम लोग घर बार वहीं पे सेटअप कर लेते हैं। तो उन्होंने भी यही किया, इसीलिए ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन था ये लिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियंस लॉ कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड, ठीक है। इंडियंस लॉ वेयर होना चाहिए था एक यहाँ पे, इंडियन लॉज, ठीक है, इंडियन लॉज एक्चुअली इंडियन लॉज वर कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड। अब देखो अब इनको सिर्फ ट्रेड नहीं करना, इनको राज करना है, रूल करना है। तो अगर रूल करना है, जहां पे आप रूल कर रहे हो वहां पे अगर आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है कि सब कुछ एक ऑर्डर में चले, एक सिंक्रोनाइजेशन में चले, तो वहां के ग्राउंड लेवल सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ग्राउंड लेवल सिस्टम को समझना पड़ेगा, मतलब वहां पे कैसा कानून चलता है, कौन से जुर्म के लिए क्या सजा दिया जाता है, क्या दिया जा रहा था इतने सालों से, उसमें उसको समझना पड़ेगा, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप उसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन अगर करना चाहते हो, थोड़ा ट्विस्टिंग ट्विकिंग करना चाहते हो, तब आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, आईपीसी 1860। अभी जो आप लोग आईपीसी देखते हो, इंडियन पीनल कोड, उसका जो नींव है वो यहीं पे रखा गया था, दिस इज द सीड, ठीक है। सबसे खूबसूरत चीज इस एक्ट का जो आपको समझना है, नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन कलर। अब यहां पे आपको एक आइडियोलॉजी समझना पड़ेगा, जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होता है, पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद। तो मतलब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब कि प्रॉफिट के लिए काम करना है। कंपनी में काम कोई भी करे, कितना भी घंटा करे, कुछ भी करे, कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप देख लो कि आप यूएसए में देख लो, यूएसए में 50 to 60% लोग इंडियन से या और भी बाहर के देश से हैं, तो वो लोग वहां पे 12-14 घंटे काम करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। बट वहां का कोई नेटिव बंदा वहां पे 8 घंटे के ज्यादा काम नहीं करेगा। 8 घंटे के बाद कहीं कंप्यूटर पे आग लग जाए, वो तो भाई घर निकल लेगा, ठीक है। और आप यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जगह पे देखोगे कि वहां पे, या यूएसए में, वहां पे वीकेंड सैलरी का फंडा चलता है। तो एक वीक काम किया, सैलरी मिला, उसको खाओ पियो उड़ाओ, उसके बाद आप गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है कि प्रॉफिट के लिए सोचना बस,
ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचना, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज ब्रिटिशर्स को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, बहुत एक्स्ट्रा नहीं बहुत बड़ा एडवांटेज दे देता है कि इंडिया पे रूल करने का। यही रीजन मैं बोल रहा था कि इंडियंस क्यों जुड़ गए ब्रिटिशर्स के साथ। देखो इंडिया में जात पात कम्युनिटी इसका एक प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, अभी भी हल्का फुल्का सा तो है ही। तो अभी देखो कोई जो नीचे जाति के लोग हैं वो उनकी संख्या ही ज्यादा है, ठीक है, जो एकदम लोअर मिडिल क्लास से है या एकदम जो लोग लेबर वगैरह है, ठीक है। तो अब जो कास्ट हो गया या कम्युनिटी हो गया या सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि उन लोगों को अपने समाज से बहिष्कार किया जाता है, उन लोगों को अपने समाज में दर्जा नहीं दिया जाता, उन लोगों को अपने समाज में इज्जत नहीं दिया जाता। उधर कोई ब्रिटिशर आके बोलता है कि तुम हमारे यहाँ पे काम करोगे, चलो तुम 16 घंटे मेरे दरवाजे के बाहर मेरे गेट के बाहर पहरादारी करो, तुमको हम इतना पैसा देंगे, आपको यूनिफॉर्म देंगे, आपको बंदूक भी देंगे साथ में। वो इंसान मान जाएगा, खुशी खुशी मान जाएगा। तो इसी चीज को ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अगेंस्ट यूज कर लिया कि देखो तुम लोगों के वहां पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके जाति के हिसाब से, उनके कम्युनिटी कास्ट के हिसाब से। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप आराम से काम करो, आपको दर्जा दिया जाएगा, आपको तनख्वाह दिया जाएगा। सो तनख्वाह क्या देते थे, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो इस तरीके से एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया के जो वीक नर्व्स है, बहुत सारे वीक नर्व्स को पकड़ा, एंड वीक नर्व्स को पकड़ के उन पे उन्होंने अमल किया, उनको उन्होंने टैकल करने की कोशिश की। तो बहुत जगहों पे उन्होंने जो इंडियंस है, मेजोरिटी इंडियंस का दिल जीत लिया। अरे देखो ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, अभी तक हमारे यहाँ पे तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, एबोलिश्ड स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी, जो है जो गुलाम होते हैं ना, काम वाम करते हैं घर के, मतलब एकदम खतरनाक वाले मजदूर तो नहीं बोला जा सकता, मतलब एकदम उनको रोंद देते थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता था। तो ये बस पेपर पे ही था कि स्लेव्स को एबोलिश किया जाएगा, ठीक है, बस पेपर पे ही था, मतलब लिख के आ चुका था। तो वो लोग शो कर रहे थे कि देखो हम लोग कर रहे हैं ये वाला चीज, अब कितना इंप्लीमेंट हो रहा है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्लेवरी में क्या है कि लोगों पे बहुत अच्छा अत्याचार होता था, एंड यूजुअली एशियंस एंड अफ्रीकान्स होते थे। अफ्रीकान्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता था क्योंकि हट्टे कट्टे होते थे, बहुत तगड़े होते थे, तो बहुत ज्यादा मेहनत कर पाते थे, बहुत ज्यादा काम कर पाते थे। यू वोंट बिलीव कि जो स्लेव्स है उनको खरीदा बेचा जाता था, ऐसा एक प्रॉपर मार्केट होता था जहां पे स्लेव्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। और ना केवल ये ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ये यहाँ के इंडिया के राजा सुल्तान वो लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट 1833। अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा क्वेश्चंस देखेंगे। आई गेस आपको एक एक पॉइंट का रीजन, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, what was significant administrative change, what was a significant administrative change introduced by Charter Act of 1833? क्या होगा इसका आंसर बताओ, क्या होगा, पढ़ लो आप लोग एक बार। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको चेंज करके कौन सा डेजिग्नेशन लेके आ गए वो लोग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेके आ गए। नेक्स्ट, Who was the first Governor General of India under the Charter Act of 1833? तो कौन था, विलियम बेंटिक। Next, which of the following was not a consequence of the Charter Act of 1833? Charter Act of 1833 में कौन सा चीज यहां पे फॉलो नहीं किया गया है? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ऑल्दो प्रैक्टिकली नहीं हुआ था बट एक्ट में तो लिखा हुआ था। कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन लॉज, ये भी हुआ था। डिप्रीवेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स फ्रॉम द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर से उनका लॉ मेकिंग पावर ले लिया गया था। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स लेके लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाया गया, ऐसा नहीं हुआ था। ओके, व्हाट वाज द रोल ऑफ थॉमस मैकॉले अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? तो कौन था वो, किस लिए उसको रखा गया था?
he was made a law member of the Governor General's Council. चलो थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एडीआरई एग्जाम में भी इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर अगर टफ हुआ क्योंकि सुनने में आ रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ओवरऑल पूरा नॉलेज होना चाहिए किसी भी सब टॉपिक का। Which of the following set of statements are true about Charter Act of 1833? True निकालना है। Charter Act of 1833 was the final step towards centralization. सेंट्रलाइजेशन करने हो नहीं गया था अभी तक सेंट्रलाइजेशन, बट सेंट्रलाइजेशन करने के तरफ हमने अपना आखिरी कदम रख दिया था। तो बात सही है, 1 तो होगा। तो अगर 1 होगा तो ये नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, यानी ऑप्शन ए या सी में से कोई एक होगा। विलियम बेंटिक became the first governor general of India under this act. सही है, तो अगर 2 भी सही है तो यही आंसर होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेट करना है। आप अगर आधा अधूरा भी पता है तो ये पता कर लो कि आपको कौन सा मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड यहां के हिसाब से कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, राइट। द एक्ट गेव लेजिस्लेटिव पावर्स टू द, नहीं लेजिस्लेटिव पावर्स दिया नहीं गया था, ले लिया गया था। The laws made under the Charter Act of 1833 was known as regulations. नहीं, regulations तो पहले वाले को बोला जाता था, इसको मतलब Charter Act of 1833 में जो भी लॉज दिया गया उनको एक्ट्स बोला गया है। नेक्स्ट, which of the following statement is false about Charter Act of 1833? false, गलत निकालना है। गवर्नर जनरल को सारा सिविल एंड मिलिट्री पावर दिया गया, सही है। इंट्रोड्यूस मैकॉले एज ए लॉ मेंबर, सही है। मैकॉले लॉ मेंबर के बन चुका था, ठीक है। द एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटीज एज ए कमर्शियल बॉडी, ठीक है। कमर्शियल बॉडी, कमर्शियली जो जितने भी राइट्स थे वो छीन लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन क्राउन के द्वारा। ओके, प्रोविजन फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाज एनकरेज्ड, एनकरेज नहीं किया गया था, ठीक है। इसके बारे में ओपन कंपटीशन के बारे में चर्चा हुआ एंड उसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो गलत कौन सा है? ये वाला गलत है, ओके। चलो डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पे, ठीक है। तो क्या क्या प्रोविजंस है देखते हैं यहां पे। सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। क्योंकि देखो अभी रूल करना है, अभी धीरे धीरे एक सिस्टम रेडी करना पड़ेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि बर्थ ऑफ पार्लियामेंट, अभी जो आपको पार्लियामेंट सिस्टम दिखता है ना, ठीक है, तो बर्थ ऑफ पार्लियामेंट यही से हुआ था, ठीक है। एंड आपको ऐसा दिखेगा कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे जो लॉज है, बहुत सारे ऐसे जो सिस्टम है वो ब्रिटिश के बनाए हुए ही चल रहे हैं, ठीक है। क्यों चल रहे हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कभी, ओके। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। अभी आप एक चीज समझो, गवर्नमेंट का जो 3 ऑर्गन होता है, 3 ऑर्गन, 3 पार्ट, 3 फंक्शन, आप जो भी बोलो, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। तो हल्का फुल्का फिलहाल समझ लो, इसके बारे में हम लोग बाद में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेजिस्लेटिव वो ग्रुप होता है या वो चीज होता है जहां पे लॉज बन के आते हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव का एक पार्ट है जहां पे लॉज बनते हैं। अब लॉज को जो लागू करवाना है, लॉज पे अमल हो रहा है कि नहीं, जो एग्जीक्यूशन है, जो इंप्लीमेंटेशन है, वो कौन देखता है? वो एग्जीक्यूटिव देखते हैं, ठीक है। यहां पे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाता है, तो देखेंगे हम लोग बाद में, इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी ये देखती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, ठीक है। अगर किसी को सजा देना है तो क्या देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेजिस्लेटिव का एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि आपका चालान कट गया हेलमेट नहीं पहनने के कारण, तो 2000 रुपए, 1500 रुपए का चालान कट गया, तो ये कहीं पे लिखा होगा ना, ये लॉ कहीं से बन के आया होगा ना, ठीक है, तो वो है लेजिस्लेटिव। उसी लॉ को इंप्लीमेंट करने का, अमल करवाने का दायित्व किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है, सो दैट एग्जीक्यूशन अच्छे से हो। एंड कोई भी अगर घटना होता है, कोई भी सिचुएशन होता है, वहां पे सही कौन है, गलत कौन है, किसको कितना सजा मिलेगा, ठीक है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, ये कौन तय करेगा? जुडिशरी। समझ में आ गया। इसीलिए क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स लंबा दूर का सोच रहे थे, रूल करना चाह रहे थे, तो एक सिस्टम बनाना भी जरूरी था,
ठीक है, ओके। प्रोवाइडेड फॉर एडुकेशन, प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, ठीक है। ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है, फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल नोन एज द, यहां पे नो नहीं होगा, नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल करके एक काउंसिल बनाया गया जो कि एक लॉ मेकिंग काउंसिल है जिसमें 6 मेंबर्स को दिया गया, ठीक है। तो अभी देख रहे हो आप लोग, वो लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं इस सिस्टम को रेडी करने में, क्योंकि उनको राज करना है बहुत सालों तक। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लॉ मेकिंग काउंसिल है, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन यानी लोकल राजा या फिर मान लो लैंडलॉर्ड, जमींदार, ठीक है, दीवान, इन लोगों को लिया गया। देखो लोकल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा मत समझो कि एकदम मीडियोकल लेवल के लोगों को लेंगे, ठीक है। राजाओं को लिया गया, दीवान, लैंडलॉर्ड, इनको ही लिया गया। और आप इतना जान के रख दो कि ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए ही थे, ये लोग पपेट थे, ब्रिटिशर्स जो बोलते थे वही करते थे। एक्चुअली आप फंडा समझो, ब्रिटिशर्स बाहर से अभी रूल करना चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स बाहर से अपना कोई सेना लेके नहीं आए थे इंडिया में रूल करने के लिए, ठीक है। उनके पास एक लिमिटेड मैन पावर था, उन्होंने यहां से लोगों को उठाया। लोग क्यों मान गए उनके साथ काम करने में, ये हम लोग इससे पहले समझ चुके हैं। और जो राजा जमींदार वगैरह थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने कन्विंस कर दिया, उनको बोल दिया कि आप हमारे हिसाब से चलो, आपके बेटी बेटियों को हम लोग पढ़ाएंगे, लंदन में पढ़ाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है, उनको बड़ा ऑफिसर बनाएंगे हम लोग, बहुत आलीशान, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स देते थे उनको लाके, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली एक हैबिट डाल दिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली हैबिट डाल दिया, राजाओं को या सुल्तानों को बहुत चीजों का हैबिट डाल दिया। और अगर आपको किसी को बर्बाद करना है ना, आप उसको ना किसी एक पर्टिकुलर चीज का हैबिट डाल दो बहुत लंबे समय तक, एंड उसके बाद वो चीज उससे छीन लो, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अगर आप इमोशनल हो, अगर आप वीक हो, ठीक है, किसी भी रीजन के कारण, किसी ने आपको दुख पहुंचाया, कुछ ऊंच नीच बोल दिया है आपको, किसी ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, और उस मोमेंट में अगर आपको कंधे पे हाथ रखने वाला कोई मिल जाता है, सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाता है, तो आप उसके प्रति जरूर इंक्लाइन हो जाओगे। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा बड़े पिक्चर में देखो, इसी चीज को आप थोड़ा सा लार्जर स्केल में देखो। कुछ राजा आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, या फिर कुछ सुल्तान आपको ऐसे मिलेंगे जो वीक है, ठीक है, ज्यादातर आपको वीक सुल्तान या राजा ही मिलेंगे, बहुत मतलब जो लीडरशिप क्वालिटी बहुत सही है जिनका, या फिर बहुत जो शूरवीर वाले राजा या सुल्तान थे, ऐसे बहुत कम ही है, ठीक है। तो ज्यादा क्वांटिटी किनका है, जो वीक है। तो अगर जो वीक राजा कोई है एंड उसको डर है कि सात का एरिया का जो राजा है, या जो सात का उससे सटा हुआ एरिया का जो भी राजा है, लीडर है, या फिर मान लो कोई सुल्तान है, मराठा है, निजाम है, वो उस पर अटैक कर देगा, एंड उसको डर लग रहा है क्योंकि उसने कभी युद्ध किया नहीं है, वो उसने तो सारा जिंदगी अय्याशी किया है और डांस देखा है, मुजरा देखा है, ठीक है, कभी तलवार उठाया भी नहीं, उसको डर लग रहा है कि मेरी गद्दी तो चली जाएगी, मेरा जो पूरा साम्राज्य वो तो चला जाएगा। ब्रिटिशर्स वहां पे आ गए, दे वर इन द रेस्क्यू। ब्रिटिशर्स ने बोला राजा जी आप टेंशन मत लो, आपके सैनिकों को हम लोग ट्रेन करेंगे, अगर ये भी कम पड़ा तो हमारे सैनिक आपके तरफ से होके लड़ेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, राजा को प्रोटेक्शन दे दिया, राजा को फैसिलिटीज दे दिया बहुत सारा, राजा को या सुल्तान को लुभाने की कोशिश किया, एंड उस पर्टिकुलर राजा को या ऐसे जितने भी वीक राजा थे उनको अपने साथ मिला लिया। तो आप मान लो अगर किसी एक पर्टिकुलर बहुत बड़े एरिया में 10 साम्राज्य हैं और 7 अगर ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं, बाकी 3 ब्रिटिशर्स के साथ मिलने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो लोग स्ट्रांग है, तो उन 7 के साथ मिलके उन 3 को भी ब्रिटिशर्स हरा सकते हैं, या हरा दिया है उन्होंने बहुत बार। तो ये वाला जो टेक्निक है, ये वाला जो टैक्टिक्स है कि राजाओं को अपने साथ मिलाना, दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा मैन्यूवर, ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट षड्यंत्र या फिर बहुत एक खास बुद्धि ब्रिटिशर्स ने लगाया इंडिया पे राज करने के लिए। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने ये नोटिस किया
कि जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हैं उनको एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर किसी को कुछ दिक्कत भी हो रहा है तो ज्यादा वो लोग अपना टांग नहीं अड़ाते। मतलब राजपूत राजपूत के वहां पे है, मुगल्स मुगल्स के यहाँ पे है, मराठा निजाम सबको अपनी अपनी परी है। ठीक है, मराठास में भी आप देखो कि वार ऑफ सक्सेशन चल रहा है, तो कोई यूनिटी ही नहीं है। तो उसी यूनिटी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, उसी यूनिटी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। इसी को बोलते हैं शायद कोडिफाइंग इंडियन लॉज, जो मैंने बोला था ना कि इंडियंस के सिस्टम को ना केवल लॉ मेकिंग के लिए उन्होंने समझा, इतना डीप लेवल तक समझ लिया कि वो लोग अभी रूल करने लग गए थे। ठीक है, वो लोग राजाओं को सुल्तानों को अपने साथ मिलाने लग गए थे और जो एकदम ग्राउंड लेवल के लोग हैं उन पे अत्याचार करने लग गए थे। तो बात वही है। तो मैंने जो बताया इसको आप अपने दिमाग में ठूस लो कि अगर आपको कभी भी किसी से बदला लेना है तो उससे बुरा बिहेव मत करो, आप उसको फैसिलिटीज देते रहो, फैसिलिटीज देते रहो। जैसे ब्रिटिशर्स ने राजाओं को प्रोटेक्शन दिया, फैसिलिटीज दिया, बहुत एक डेढ़ साल तक फैसिलिटीज दिया और फिर बंद कर दिया, तो उसको उसका आदत पड़ गया। अभी उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा अगर उसको फैसिलिटी फिर से चाहिए। ठीक है, ओके। तो दिस वाज द रीजन कि इसको तो मतलब पेन एंड पेपर में या लिखित रूप से इसको जारी कर दिया गया था, बट अल्टीमेटली इससे इंडिया का कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, इंडिया का कुछ फायदा नहीं हो रहा था कि हाँ वो जो लोग राजा लोग हैं, अगर कोई लॉ डिस्कस हो रहा है उसमें पहले वो लोग यही सोचेंगे कि इस लॉ को, ये लॉ अगर बनता है या नहीं बनता है, जो भी हो, इसमें ब्रिटिशर्स का सबसे पहले क्या फायदा होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इंडियंस का कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, introduced an open competition for civil services. The convenanted civil services was thus thrown open to the Indians also. तो कन्वेनेंटेड का मतलब है जो ग्रेड है या ग्रुप ए सर्विसेज है। तो सिविल सर्विसेज आपको दिख रहा है जो यूपीएससी एपीएससी वाला जो फंडा है, वो यहाँ पे 1853 से इसके बारे में बातचीत शुरू हो गया था। और उन्होंने क्या बोला कि अभी इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट यहीं पे देखो ब्रिटिशर्स कुछ है, ब्रिटिशर्स अगर कुछ देते हैं ना वो फ्री का नहीं देते। ठीक है, बहुत दिमाग है उनके पास। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अरे वाह, अभी तो इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो अगर कोई एग्जाम क्लियर कर लेता है तो इंडियंस भी ऐसा इंडियंस भी होगा जो बहुत एकदम टॉप रैंकिंग ऑफिसर लेवल पे बैठ सकता है, तो फिर वो अपना बात रख पाएगा, अपने समाज का कल्याण कर पाएगा। अभी यहाँ पे बात सुनो भाई, बहुत बात है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहला बात था कि एज रखा गया था 21 इयर्स। अब कौन सा इंडियन आपको लगता है कि 21 इयर्स में, वो भी 1853 में, ये सोच रहा होगा कि उसको यूपीएससी एपीएससी या फिर जो भी सिविल सर्विसेज निकालना होगा, जहां पे उस टाइम में मतलब चाइल्ड मैरिज अपने पूरे पीक पे था। 21 इयर्स में भाई सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कौन करेगा, एग्जाम कौन देगा? फिर उसको बीच में सुना है कि घटा के 19 इयर्स भी कर दिया था, तो ये तो एकदम बेकार है। ये वही लोग कर पाएंगे जो मतलब एकदम ब्रिटिश हैं या ब्रिटेन में ही रहते हैं, या जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स या जो राजा या सुल्तान के जो बेटे बेटी थे, जो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि आपके बेटे बेटियों को हम लोग बाहर पढ़ाएंगे, वो लोग अगर बाहर कोई रह रहा है, वहां पे एग्जाम दे रहा है, तो वो लोग शायद कर पाएंगे। बट अदरवाइज तो इट सिम्स लाइक इम्पॉसिबल टास्क। ये तो पहला क्राइटेरिया, आप लोग शॉक हो जाओगे। दूसरा क्राइटेरिया है कि पेपर होगा इंग्लिश में या फिर ग्रीक में। अब 1853 में कितने इंडियंस को ये चीज आता है? ठीक है, कितने इंडियंस को ये चीज आता है? चलो ये तो फिर भी मान लिया, ठीक है, कि अभी जो थर्ड एंड लास्ट कंडीशन में बोलने वाला हूं, ये देख, ये सुन के आप चौंक जाओगे। ठीक है, पेपर हो रहा है भाई लंदन में। पेपर कहां हो रहा है? लंदन में हो रहा है भाई। मतलब मान लो कि उस टाइम पे किसी ने अपने पापा को बोला कि पापा हमको सिविल सर्विस का तैयारी करना है, तो पापा ने बोला हाँ भाई सही है करो। तो उसके लिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ग्रीक सीखना पड़ेगा। ठीक है चलो सीख लो। अच्छा पापा एग्जाम ना लंदन में हो रहा है, तो पापा क्या बोलेंगे? शाम की उतरी नहीं क्या बेटा, टिका लिए हो क्या कुछ? अब सोचो, यहां लोगों के लिए बॉम्बे से मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता आना मतलब नामुमकिन हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, और लंदन में जाके सिविल सर्विस का पेपर निकालना है।
ठीक है, वो क्रैक करना है, तो इज इट पॉसिबल? तो ये एक बहुत ही वाहियात सा ये वाला प्रपोजल है जो कि बस लिखने को लिख दिया गया है, बट इंडियंस के हार्डली किसी काम का ये था। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, मेंटेलिटी देख सकते हो ब्रिटिशर्स का कि कैसे वो लोग सोचते थे। हर एक काम के पीछे उनका एक रीजन होता था, दूर का रीजन और दूर का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सोच के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो चलो इसका डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। How many new members were added to the Governor General's Council as legislative councillors under the Charter Act of 1853? कितने मेंबर्स को ऐड किया गया था? 6 मेंबर्स को ऐड किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड। काउंसिल का नाम क्या था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन मतलब सेंट्रल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज नोटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट्स इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। चार्टर एक्ट 1583 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या नोटेबल सिस्टम में चेंज कौन सा आया था कि सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया गया था, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। चलो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853? तो 1853 में क्या हुआ? सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सही है। 6 न्यू मेंबर्स आ गए थे, ये भी सही है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म्ड विदाउट लोकल रिप्रेजेंटेशन। अब बताओ लोकल रिप्रेजेंटेशन था कि नहीं? लोकल रिप्रेजेंटेशन था कि नहीं? It introduced for the first time local representation in the Indian Legislative Council. तो लोकल रिप्रेजेंट था या नहीं था? विदाउट नहीं होगा, विथ होगा। ठीक है, विथ होगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो यहां पे 3 सही आ रहा है, तो ओनली 3 होगा। 3 सही है यहां पे। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। Which of the following statements is false about Charter Act of 1853? तो क्या है? द चार्टर एक्ट ऑफ फॉल्स निकालना है, गलत निकालना है। इंट्रोड्यूस 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ये तो सही है। चलो मैंने ना बार बार ये चीज इसलिए यूज किया सो दैट आपके दिमाग में छप जाए। ओके, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी सही है। द एक्ट कंटिन्यू टू रेस्ट्रिक्ट सिविल सर्विसेज टू ओनली यूरोपियंस, नहीं, ये ही गलत है। अभी इंडियंस को भी नाम के वास्ते इंडियंस को भी इसमें बैठने का परमिशन मिल चुका था। द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड, ये सेपरेट कर दिया गया था, ये पता है। तो फॉल्स निकालना था, तो कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने समझाया तो आप लोग समझ पाए होंगे। किसी भी अगर एक्ट में, किसी भी लाइन में अगर आपको डाउट है कि सर ये क्यों किया होगा ब्रिटिशर्स ने, ऐसा क्यों सोचा होगा, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो आई विश कि जिस पर्पज से आप लोग वीडियो में आए थे एंड अभी भी बने हुए हो, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ।